नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। दिल्ली में एक आग की भयानक घटना हुई। एक होटल में जब आग लगी तो 12 विदेशी नागरिक मारे गए। इसके अलावा भारत के भी लोग थे। लेकिन अगर सही समय पर इसकी रिपोर्ट की गई होती तो शायद ये दुर्घटना न होती। मेरा स्ट्रांगली मानना है कि अगर सही समय पर सरकार या प्रशासन लोकल लेवल पर काम करने वाले स्थानीय पत्रकारों की चेतावनी पर सावधान हो जाए तो बड़ी बड़ी दुर्घटनाओं और त्रासदियों से बिल्कुल बचा जा सकता है। जानते हैं, अगर राजकुमार केसवानी जी की रिपोर्ट पर ध्यान दिया गया होता तो भोपाल गैस त्रासदी न होती। राजकुमार केसवानी ने अपने एक लोकल न्यूज़पेपर, लोकल कहना एक डेरोगेटरी शब्द माना जा सकता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उन्होंने इस बड़ी खबर पे बहुत जोर लगाया था। बहुत प्रयास किए थे कि सरकार जाग जाए, लेकिन सरकार समय पर नहीं जागी और फाइनली 3 दिसंबर 1984 को जो भोपाल के अंदर हुआ वो दुनिया ने देखा और उसकी पीड़ा भोपाल के अंदर आज भी है। लेकिन यहाँ एक बात और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि एक रिपोर्टर या एक पत्रकार होने के नाते रिपोर्टिंग की सलाहियत भी हम में होनी चाहिए। मतलब पत्रकारिता हमें करनी भी आनी चाहिए। हमें साथ ही साथ रिपोर्टिंग पत्रकारिता के गुण पूरी तरीके से आने चाहिए और उसका सही तरीका जब हमें मालूम होगा और उसके आधार पर हम कोई अपनी रिपोर्ट बनाएंगे तब जरूर वो बात सुनी जाएगी। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या केवल मोबाइल हाथ में लेकर या फेसबुक पेज बनाकर और खबर पोस्ट कर देने से क्या कोई पत्रकार बन सकता है? क्या सिर्फ सच्ची खबर, निष्पक्ष पत्रकारिता, निर्भीक पत्रकारिता जैसी टैगलाइन को लिखकर हमारी विश्वसनीयता बनाई जा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर कल आपकी किसी खबर पर सवाल उठ जाए तो क्या आप उसे साबित कर पाएंगे कि आप पत्रकारिता के नियमों का पालन कर रहे थे? तो जानना ये जरूरी होगा कि पत्रकारिता के नियम क्या हैं, तभी आप उसे साबित कर पाएंगे। तो आज हम उन्हीं नियमों की बात करेंगे जो किसी भी खबर को केवल खबर नहीं बल्कि विश्वसनीय पत्रकारिता बनाते हैं। और ये विश्वसनीय पत्रकारिता बनाने के लिए जो मानदंड दिए हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, वो कहाँ दिए गए हैं? वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस के अंदर दिए गए हैं। बाकी पत्रकार खुद भी अपनी कुछ उसूल बनाते हैं, क्योंकि ये हमारा जो प्रोफेशन है वो सेल्फ रेगुलेशन से चलता है। तो पीसीआई की गाइडलाइन को पहले हम जान लेते हैं। पीसीआई के जो नियम हैं वो पूरी रिपोर्टिंग प्रोसेस के ऊपर लागू होते हैं। तो हम इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले, खबर और राय के अंदर आपको अंतर रखना चाहिए। मतलब जब भी आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करेंगे तो पीसीआई की ये गाइडलाइन आपके बहुत काम आएगी कि तथ्य और राय दोनों को अलग रखा जाए, यानी फैक्ट और ओपिनियन सेपरेट होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी खबर को कर रहे हैं कि नगर निगम ने बाजार हटाने की कार्यवाही की, तो ये एक खबर की तरीके से देखी जाएगी। लेकिन अगर आप कह देते हैं नगर निगम ने गरीबों पर अत्याचार किया, कहर ढाया, तो ये खबर नहीं, आपकी एक ओपिनियन हो जाएगी। क्योंकि पत्रकार का काम पहले फैक्ट्स को देना है, अपनी ओपिनियन वो बाद में दे सकता है। दूसरी गाइडलाइन जो एक खबर को विश्वसनीय बनाती है वो है सत्यापन। यानी पहले फैक्ट चेक हो, उसके बाद में उसको ब्रॉडकास्ट या फिर पब्लिश करना चाहिए। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो यही होती है कि आजकल तो डिजिटल मीडिया का दौर है, बहुत सारे न्यूज़ सोर्स होते हैं, कई व्हाट्सएप पे चीज़ें तैर रही होती हैं, कई फेसबुक पेजेस पे होती हैं, बहुत सारी खबरें एक्स पर होती हैं। तो उसके बाद अगर कोई खबर आपको किसी ने भेजी और आपने उसको बिना वेरीफाई किए उसके आधार पर अपनी रिपोर्ट बना दी, तो ये आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। आपको पहले जांचना चाहिए कि वीडियो कहाँ का है, घटना कब की है, फोटो असली है या पुरानी, बयान पूरा है या फिर काट छाट कर उसमें दिखाया गया है। इस तरीके से आप वेरीफाई खुद भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बहुत बड़ा उदाहरण देती हूँ करंट का। हाल ही में अंजना ओम कश्यप की एक बहुत न्यूज़ वायरल है जिसमें उन्होंने टीचर्स के ऊपर कमेंट किया था और उन्होंने कहा था जाने ना कौड़ी। इसके बाद बहुत सारे शिक्षक जो थे, जो यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाते थे, उनके खिलाफ खड़े हो गए। लेकिन ये तो फैक्ट था। इसके अलावा भी इंटरनेट पर बहुत सारी झूठी खबरें तैरने लगी। जैसे एक अंजना ओम कश्यप का बहुत पुराना वीडियो था जिसमें एक यूएन से कोई अधिकारी महिला थी, उन्होंने अंजना ओम कश्यप को इंटरव्यू नहीं दिया और बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया।
इसी को लोगों ने करंट घटना से जोड़ दिया और कहा देखो अंजना के साथ क्या होने लगा। ठीक ऐसे ही एक बार वो पटना में गई थी, जब वो रिपोर्टिंग कर रही थी उस दौरान उनकी काफ़ी हूटिंग की गई थी। इस घटना को भी, जबकि ये काफ़ी पुरानी थी, इसको भी ताजी घटना के साथ जोड़ दिया और कहा देखो कितना भयंकर विरोध हो रहा है। तो अगर ये खबर आपके पास आती और आप पत्रकार होने के नाते इसे पहचान ना पाते, वेरीफाई ना कर पाते, तो ये आपके लिए मुसीबत बन सकती थी और एम्बेरसिंग भी हो सकती थी। अब हम तीसरे फैक्ट की बात कर लेते हैं जो आपको पत्रकार बनाती हैं, जो आपको साबित करने में मदद करती है कि आप एक सच्चे पत्रकार हैं। तो वो है दोनों पक्षों की बात को सामने रखना। यानी कोई आरोप लगा है तो उसका दूसरा पक्ष भी जरूर होगा। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ऊपर कोई आरोप लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में पत्रकारिता का जो मूल सिद्धांत है, जो पीसीआई भी देता है और हम खुद भी समझते हैं, वो है हियर द अदर साइड ऑल्सो। यानी दूसरे पक्ष की भी बात आपको सुननी चाहिए, उसको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका देना चाहिए, तभी आप ट्रू जर्नलिज्म कर रहे होंगे। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की। अगर मान लीजिए आरोप के बाद ये खबर आपके पास आई तो आप उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। क्राइम के मामलों में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। मतलब अगर कोई आरोपी है तो आप उसे आरोपी कहें, अपराधी नहीं कहें। अपराधी आप उसे तब तक नहीं कह सकते जब तक कि कोर्ट उसे कन्विक्ट ना कर दे। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर हुई है तो आपकी हेडलाइन ये नहीं होनी चाहिए कि इन्होंने ये क्राइम कर दिया या यही अपराधी है, क्योंकि कानून कहता है कि दोषी तय करने का अधिकार केवल अदालत के पास है। इसीलिए आपको इन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए अपनी खबर के अंदर जब भी आप किसी व्यक्ति संस्था की बात करें कि आरोप है या आरोपी है, संदिग्ध है या पुलिस के अनुसार। लेकिन अगर आप इसी के स्थान पर अपराधी इस तरीके के वर्ड यूज करेंगे तो आपके लिए मुसीबत बन सकती है। तो इसीलिए हमेशा न्यायालय के निर्णय का वेट कीजिए और खास तौर से जब मामला कोर्ट के अंदर चल रहा हो तो ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है सनसनी और पत्रकारिता में अंतर। क्लिक लाने के लिए या फिर डर या फिर गुस्से में या फिर चौंकाने के लिए आप इस तरीके की हेडलाइंस ना बनाएं जिससे कि आपकी खबर सनसनीखेज हो जाए। आपको अपनी भावनाओं पर काबू रखते हुए संतुलित न्यूज़ और हेडलाइंस को बनाना चाहिए। छठा पॉइंट है हेडलाइन खबर से बड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि आप समझते हैं कि हम ऐसी हेडलाइन बना दें जिससे कि लोग आकर हमारी खबर को देखें या फिर हमारे वीडियो को देखें, तो ऐसे में पाठक या फिर जो व्यूअर हैं वो भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इरिटेट भी होते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए जो आपकी न्यूज़ हेडलाइन है या फिर थंबनेल है उसी का विस्तार आपकी खबर के अंदर होना चाहिए। अब सबसे इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट है वो है धर्म और समुदाय से जुड़ी हुई खबरें। इस तरीके की खबरों में तो आपको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे धर्म, जाति, समुदाय, भाषा, क्षेत्र। अगर ये जरा भी इसमें शामिल हैं तो समझ लीजिए कि आपको बहुत सावधान होना है। आपके शब्दों का चयन बहुत सावधानी से हो, बहुत बैलेंस हो। आप किसी एक समुदाय, धर्म, जाति विशेष को टारगेट करते हुए ना लगे और ना ही ऐसा होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, जो साबित करने में आपको मदद करेगा कि आप पत्रकार हैं और आपने पत्रकारिता की सही गाइडलाइन का पालन किया है, वो है फोटो वीडियो की जांच और तथ्यों की भी जांच। आज के दौर में जैसे कि हमने बताया कि बहुत सारी खबरें इंटरनेट पर मिलती हैं, बहुत भ्रामक भी हो सकती हैं, लेकिन जब तक आप उन्हें ठीक सोर्स से वेरीफाई ना कर लें तब तक आपको उसे प्रकाशित नहीं करना। आपको हमेशा फोटो, वीडियो और फैक्ट हर चीज़ को वेरीफाई करने के बाद ही यूज़ करना है और उनके संदर्भ आपको अपने पास रखने हैं। मतलब उससे आपको ये रखना है कि न्यूज़ सोर्स कौन सा था, कहाँ से ये खबर आई, और ये जब भी कभी ज़रूरत पड़े तो आप उसे कोर्ट में या फिर पुलिस के सामने एविडेंस के तौर पर पेश कर सके कि इस न्यूज़ को ब्रेक करने के लिए हमारे पास न्यूज़ का ये सोर्स था। साथ ही साथ पत्रकारिता की गाइडलाइन एक और चीज़ कहती है जो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर दी गई है कि अगर मान लीजिए हम सब इंसान ही तो हैं, हमसे कोई गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो हम पत्रकारों के पास भी भूल सुधार का एक ऑप्शन होता है। जब पहले अखबार ही हुआ करते थे केवल, तो उसमें एक अलग से कॉलम आता था भूल सुधार, जिसके अंदर संपादक बाकायदा माफ़ी मांगते थे कि कल के अखबार के अंदर हमसे ये खबर गलत चली गई, ये फैक्ट अपुष्ट था, या जो भी खबर हो उसका ब्रीफ देते थे और क्षमा मांगते थे और कहते थे कि हम क्षमा प्रार्थी हैं, हमें इसके लिए खेद है। ठीक ऐसे ही आप भी कर सकते हैं। अगर कोई फैक्ट गलत हो जाए, कभी कोई खबर गलत चली जाए, तो आप उसके लिए भूल सुधार प्रकाशित कर सकते हैं या फिर
ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, अपने वीडियो में माफ़ी मांग सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ट्रू जर्नलिज्म करने में आपको सपोर्ट मिले तो आप हमारी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के साथ मीडिया टाई अप भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।